हाँ जी। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड समझने से पहले हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक पिक्चर है। तो इसमें आप देखोगे कि ये रोड का ये वाला एज जो है वो डाउन साइड है और इस एज को थोड़ा सा रेज़ किया हुआ है। ठीक है। तो ये एज थोड़ा सा रेज़ है, इसका लेवल थोड़ा ऊपर है, इसका लेवल थोड़ा नीचे है। ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है। मैं एक पिक्चर और दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। आप इसमें भी देख सकते हो कि ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये थोड़ा नीचे है और इधर वाला लेवल थोड़ा ऊपर है। तो जब हम रोड के एक एज को थोड़ा सा रेस कर देते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है। अब इसको रेस क्यों किया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हमारे पास फ्लैट रोड होती है, ठीक है, और जब कोई बॉडी टर्न लेता है, ठीक है, जब कोई बॉडी टर्न लेता है तो आपको पता है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो सर्कुलर मोशन में एक सेंटर की तरफ फोर्स लगती है जो उसको टर्न करने में हेल्प करती है, और वो फोर्स होती है फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे। ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर टर्न करने में हेल्प करती है। बट इन केस ऑफ रेन, जब बारिश का टाइम होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे गाड़ी के टायर और सड़क के बीच में जो फ्रिक्शन है वो इतना सफिशेंट नहीं होता कि वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जो गाड़ी है वो टर्न करने के बाद स्किड ऑफ हो सकती है। ठीक है। क्योंकि जब कई बार होता है कि हाईवे पे जब गाड़ी चल रही है तो वो टर्न काफ़ी हाई स्पीड पे लेते हैं, तो उस केस में फ्रिक्शन नहीं मिलती और गाड़ी स्किड हो जाती है। ठीक है। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये कंसेप्ट है बैंकिंग ऑफ रोड, जिस केस में कि जो एक एज है, जो इधर वाला एक एज है टर्न करने वक्त, देखिए अब जैसे टर्न ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो सर्कल इधर बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि टर्न तो इधर हो रहा है। ठीक है। अब जिधर टर्न हो रहा है उससे ओपोजिट साइड का एज जो है उसको रेस किया हुआ है। ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे टर्न इधर को आ रहा है तो उसके ओपोजिट साइड के एज को रेस किया हुआ है। ठीक है। अब इसको रेस करने से क्या होता है कि अगर मान लीजिए बारिश हो रही है और टायर्स के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं बन पा रहा, तब भी ये जो हमारा बैंकिंग है ये हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे गाड़ी हाई स्पीड पे भी टर्न ले सकती है। समझ रहे हो? ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जैसे ये गाड़ी इधर को टर्न हो रही है, तो जिधर को टर्न हो रही है, जिस कॉर्नर से टर्न हो रही है, उसके ऑपोजिट एज को रेस किया हुआ है। इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। और ये बैंकिंग ऑफ रोड होने के कारण अगर मान लीजिए बारिश हो रही है, टायर्स के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं बन पा रहा है, तो उस केस में भी जो बैंकिंग है वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। जिसकी वजह से गाड़ी इवन हाई स्पीड पे भी टर्न पे इजीली जा सकती है। ओके। ठीक है। चलिए अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है। पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स में आता है, और 1-2 न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, ये मान लेते हैं हमारे पास एक रोड है। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ये देखिए, ये टर्न इधर को हो रहा था तो इससे ओपोजिट एज को हमने रेस किया हुआ है, अब जैसे ये टर्न इधर को चल रहा है, ठीक है ना, तो हम इसके ओपोजिट वाला एज, ये जो ओपोजिट वाला एज है, इसको रेस करेंगे। अब हम इसको डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, इसको हम ऐसे दिखा देंगे कि हमने इस एज को रेस किया हुआ है। ठीक है। समझ रहे हो? चलिए अब मान लीजिए गाड़ी इधर को जा रही है, ऐसे जा रही है गाड़ी। ठीक है। गाड़ी ऐसे जा रही है, तो ये मान लीजिए हमारी कार है। ओके। अच्छा, अब ये कार का जो वेट है वो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वो हो गया mg। ठीक है। अब जब गाड़ी
ग्राउंड को दबाएगी तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ग्राउंड भी अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे। ये हो गया अपना आर। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मान लीजिए ये एंगल जो है ये एंगल थीटा है। ओके ठीक है, अब मैं इस आर के दो कंपोनेंट बनाता हूँ। एक बन जाएगा वर्टिकली अपवर्ड और एक हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, छोटा बनाना थोड़ा सा। ओके चलिए, अब देखिए बेटा ऐसा है, ध्यान से समझना। ये अपने पास एक लाइन है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इसी तरह ये अपने पास एक लाइन है और ये इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। देखिए ये लाइन है, ये इसके ऊपर पूरा परपेंडिकुलर है। इसी तरह ये एक लाइन है तो ये परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो दो परपेंडिकुलर के बीच में एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ आर कॉस थीटा और इसको हम बोलेंगे आर साइन थीटा। ठीक है जी, चलिए अब जब गाड़ी जा रही है तो मैंने बताया कि जब गाड़ी टान लेती है तो फ्रिक्शन भी सेंटर की तरफ लगती है, जो कि गाड़ी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये फ्रिक्शन लग रही है, फ्रिक्शन भी किधर लग रही है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, जो कि गाड़ी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ये भी टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है। ओके, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है। अच्छा चलिए अब क्या करते हैं, अब हम इस फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, एक हम रिजॉल्व करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, एक नीचे को। ठीक है, मैं डायग्राम थोड़ी दोबारा बना देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखिए थोड़ी बड़ी बना देते हैं। ठीक है, इधर अपने पास एक गाड़ी थी, गाड़ी का वेट है नीचे की तरफ जो कि mg। ठीक है, और ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन जो है r। फिर मैंने इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व किए, एक इधर को एक इधर को। ठीक है, ठीक है, ये मैंने एंगल माना था थीटा। अब मैंने बोला था कि ये एक लाइन है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इसी तरह ये एक लाइन है और ये इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है, तो इसके बीच में भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो दो परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा। तो ये आएगा आर कॉस थीटा और ये आएगा आर साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह मैंने बोला था कि एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है टूवर्ड्स आ सेंटर। ठीक है, बिटवीन टायर एंड द रोड। अच्छा, अब मैं इसके एफ़ के दो कंपोनेंट सॉल्व करूँगा तो एक आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा और ये आ जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, ओके चलिए ठीक है, अब ये हमारा डायग्राम बन गया है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए तो देखिए इन वर्टिकल डायरेक्शन, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो देखिए
ये गाड़ी, जैसे यहाँ पे गाड़ी खड़ी है कोई, तो एक इसके ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है अबव द ग्राउंड जो है आर कॉस थीटा, और दो फोर्स लग रहे हैं डाउन द ग्राउंड जो है एफ साइन थीटा और एम जी। अब बेटा ना तो गाड़ी सड़क से वर्टिकली अपवर्ड जा रही है और ना ग्राउंड के अंदर जा रही है, तो इसका मतलब ये जो आर कॉस थीटा है ये इन दो फोर्सेस के इक्वल होगा। ये कौन सी है, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से मेरे पास आएगा आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एफ होता है म्यू होता है एफ बाई आर, तो एफ आ जाएगा म्यू इंटू आर। तो यहाँ पे आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ से आर कॉमन ले लिया, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, एक मिनट वेट करिए। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली ये जो दो फोर्सेस हैं आर साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा, ये वाली आर साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा, ये लग रही हैं टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये हमें प्रोवाइड करेंगी सेंट्रीपिटल फोर्स आर साइन थीटा प्लस सिमिलरली एफ कॉस थीटा, ये हमें लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये प्रोवाइड करेंगी सेंट्रीपिटल फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो आर साइन थीटा प्लस एफ का वैल्यू है म्यू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो यहाँ से आर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये अपनी होगी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, लग गई समझ। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1। ठीक है, 2 इक्वेशन थी अपनी आर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, और नीचे आएगा आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। और इसका वैल्यू है एम जी, ये इज इक्वल टू आएगा बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आर से आर कट गया, इधर आया साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। ठीक है, और इधर आएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, एम से एम कट जाएगा, नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेते हैं। अब बेटा देखिए, यहाँ से मैंने कॉस थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पे तो कॉस थीटा है, यहाँ से तो बाहर आ गया, यहाँ से बचा म्यू, यहाँ पे तो कॉस थीटा है नहीं, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली इस इक्वेशन से भी मैंने कॉस थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पे तो कॉस थीटा, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे कॉस थीटा है नहीं, तो बचेगा म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा टैन थीटा प्लस म्यू, और इधर बचेगा 1 माइनस म्यू टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो बेटा यहाँ से जो वी स्क्वायर का वैल्यू आएगा आर जी इधर ले जाओ, आर जी म्यू प्लस टैन थीटा
ओवर 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, अब स्केयर उधर जाएगा तो ये बन जाएगा रूट आर जी म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। मान लीजिए कि एक स्पेशल केस है कि इफ़ म्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब म्यू ज़ीरो कब होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया क्वेश्चन का टॉपिक के स्टार्टिंग में कि ये जो हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, ये रोड है, तो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, जिस कारण से टायर्स के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं बन पा रहा, रोड काफ़ी स्लिपरी हो गया। तो उस केस में मान लेते हैं कि म्यू कितना हो गया, ज़ीरो। ठीक है, तो अगर म्यू ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे म्यू ज़ीरो डालेंगे, तो बेटा यहाँ पे बचेगा आर जी म्यू ज़ीरो हो गया तो क्या बचा, सिर्फ tan थीटा। ठीक है, नीचे 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये ज़ीरो हो गया तो मतलब ये 0 इंटू tan थीटा ज़ीरो, नीचे बचा 1, तो वो लिखने का सेंस नहीं बनता। ठीक है, लिख भी लो, तो क्या बचेगा अपने पास, v इज़ इक्वल टू आर जी tan थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है। ठीक है, ये आपको करनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल करते हैं एक दो। ठीक है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सर्कुलर ट्रैक है ऑफ रेडियस 400 मीटर। तो फिर से वही एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, तो ये रेज्ड है, ये लिखा हुआ है उसने, इज़ बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री। अब ये बैंकिंग किया हुआ है इसका, और इसका एंगल कितना है, 10 डिग्री, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 400 मीटर। ठीक है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ रेस कार एंड रोड इज़ 0.2, तो जो रेस कार और रोड के बीच में फ्रिक्शन है वो 0.2 है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड वेयर एंड टेयर ऑफ इट्स टायर। ठीक है, तो अब हमें बतानी है ऑप्टिमम स्पीड टू अवॉइड वेयर एंड टेयर। ठीक है, अवॉइड वेयर एंड टेयर का मतलब होता है कि जो टायर हैं, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जब हम गाड़ी का टर्न ले रहे हैं। ठीक है, अब बेटा जब गाड़ी बहुत तेज़ी से टर्न लोगे तो गाड़ी के जो टायर हैं वो अच्छी तरह से घिसेंगे। ठीक है, अब हमें वेयर एंड टेयर अवॉइड करनी है। वेयर एंड टेयर अवॉइड करने का मतलब है कि ठीक ठाक स्पीड पे टर्न करेंगे। ठीक है, ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम से कम लगे। फ्रिक्शन कम से कम लगे मतलब म्यू ज़ीरो हो। तो बेटा जब म्यू ज़ीरो होता है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, म्यू ज़ीरो में फॉर्मूला क्या होता है, v इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। तो ये मैंने v इज़ इक्वल टू ऑप्टिमम स्पीड, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर जी tan थीटा। ठीक है, समझ रहे हो। ओके, तो अब बेटा रेडियस जो है वो अपने पास है 400 मीटर। एक मिनट, जो रेडियस है वो 400 मीटर है, एंगल जो है वो 10 डिग्री है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है। ठीक है, तो हमें निकालनी थी ऑप्टिमम स्पीड, उसका हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पे v का वैल्यू डालेंगे, r का वैल्यू है 400, g का वैल्यू होता है 9.8 और tan 10 डिग्री। ठीक है, 400 इंटू 9.8 और बेटा 10 डिग्री होता है 0.1763। देखिए यहाँ तो ये क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, वैसे तो देंगे आपको कि 10 डिग्री का वैल्यू है, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा याद कर लो क्योंकि ये एनसीईआरटी के सॉल्ड एग्जाम्पल हैं। एक दो वैल्यूज़ हैं जो फ़िलहाल के लिए याद कर लो। तो बेटा इसको सवाल करोगे तो अपने पास आएगा 26.29।
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड। अब बेटा जब ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से टर्न करेगा, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, तो फिर से आर का वैल्यू, जी का वैल्यू, म्यू का वैल्यू 0.2 और टेन डिग्री का वैल्यू मैंने बता दिया आपको 1 माइनस 0.2, टेन डिग्री का वैल्यू 0.1763। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगी 39.10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा ही क्वेश्चन एक और है एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल। ठीक है, बेसिकली ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल नहीं है। जो एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है उसमें यहाँ पे मैंने रेडियस 400 बताया, उसमें रेडियस है 300। यहाँ पे मैंने एंगल आपको 10 डिग्री बताया, वहाँ पे एंगल है 15 डिग्री। ठीक है, म्यू का वैल्यू वहाँ पे भी 0.2 है। ठीक है, ओके, तो बाकी तो सारी चीज़ें सेम है। अब वहाँ पे एंगल 15 डिग्री है और रेडियस 300। तो मैं 10-15 डिग्री की वैल्यू बता देता हूँ, आप खुद सॉल्व कर लेना उसको। उसका वैल्यू है 0.27। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है, बस वैल्यूज़ में थोड़ा चेंज है, बाकी सेम ही चलेगा ऐसे। ठीक है, अब आप ये वैल्यूज़ डाल के एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए ठीक है, तो बाकी का हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज के लिए यही है।